अब इसके बाद मैं आज के इस प्रोग्राम के अहम मेहमान और ऐसा महसूस होता है कि वो माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी की ज़ुबान बनकर घर घर दर दर और हर बज़्म में नज़र आते हैं, जिन्हें देखकर बेसाख्ता मुझे मीर का ये शेर याद आता है कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उमर मियाँ। मौलाना खालिद रवानी साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं आज की इस नशीश से दो चार बातें कर लूँ। ये कहानी जो आज मुकम्मिल हुई है वो बहुत दिन पहले शुरू हुई। हम सब जब इस बारे में सोचने लगे तो अक्सर एक सवाल ये पेश नज़र आता है, आप सब लोगों को भी ये सवाल कई लोगों ने पूछा होगा, शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये सवाल ख़ुद पूछा होगा औरों से। वो सवाल ये है कि आज के दौर में हिंदुस्तानी मुसलमान का क़ायद कौन है। मुसलमानों में अक्सर जब हम परेशानी में घिर जाते हैं, और आजकल रोज़ घिरे हुए हैं, तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई मुसलमान लीडरशिप कहाँ है, मुसलमान लीडरशिप कर क्या रही है, मुसलमान लीडरशिप क्या फेलियर है ये कि हम इस हालत में हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि ये मुसलमान लीडरशिप है कहाँ, ये है कौन। अगर हम इल्ज़ाम दे रहे हैं तो पता तो चले कि किसकी तरफ उंगली उठाएं। और जब हमने जब ये 3-4 बार जिक्र किया तो पता चला कि सारी उंगलियां हमारी तरफ ही पॉइंट कर रही हैं। हम नहीं है अगर मुसलमान लीडर तो और कौन। और अगर फेलियर है ये किसी का तो ये हमारे ही फेलियर। तो इस हॉल में जो हमारे मुसलमान लीडर मौजूद हैं, हमें इस बात का यकीन और इस बात का सबको समझना चाहिए कि ये जिम्मेदारी डिसप्रोपोर्शनेट तो बहुत है, कमज़ोर कंधे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है इन्हीं कंधों के लिए। और वो हमारी इस फेलोशिप की बुनियादी परेशानी रही, और इस फेलोशिप की बुनियाद इसी सवाल का जवाब रहा कि आखिर मुसलमान कौम को, हिंदुस्तानी मुसलमान कौम की क़यादत कौन करेगा। जब ये समझ में आया और जब ये वाज़े हो गया कि ये क़यादत इन्हीं लोगों के सर पे, इन्हीं लोगों के कंधों पे, हम ही लोगों के कंधे पे, तब ये बात ज़रूरी था अगला सवाल कि आखिर फिर हम इस क़यादत के लिए लोगों को तैयार कैसे करेंगे। हमने फिर बहुत सारे आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और यहाँ पे मैं ये 3-4 नाम आपको बताता चलूँ। हमारे आबिद साहब यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, शाहिद भाई वहाँ पीछे बैठे हैं। इन दोनों तीनों लोगों ने बार बार ये सवाल किया कि ये जो हमारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडरशिप है, जिसका असर हमारे माशरे पे इतना गहरा है और जिसकी बात हर संजीदा मुसलमान मर्द और औरत सुनता है, इनको हम क्यों नज़रअंदाज करते हैं। इनको हम क्यों बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि अगर आप मीडिया देखें, खुसूसन अंग्रेज़ी मीडिया, तो अक्सर लोग ये बड़ी हिकारत से अक्सर कहते हैं कि ये मसला सारे मुल्लाओं का है। वो मुल्ला एक बड़ा डेरोगेटरी टर्म हो गया है कि भाई इनको क्या मालूम, ये इन्हीं की वजह से है ये सब परेशानियाँ। ये अब आपने बहुत बार सुना होगा। और जब ये हम सुनते हैं तो हमको ताज्जुब होता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस कौम, इस माशरे के लिए, और मिला क्या उनको, 2-4 हज़ार रुपये की तनख्वाह, बहुत ज़्यादा अगर मिल गई तो 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह, एक मुसलसिल जद्दोजहद ज़िंदगी के साथ मस्जिदों में, स्कूलों में, मदरसों में, और सिला ये इन हिकारत की बातें। तो अगर हम
ऐसे लोगों को जो मुसलसिल ज़िंदगी भर ये मेहनत करते हैं, बिल्कुल छोटी सी उम्र में, आप में से कई लड़के जब लड़के थे आप 6-7 साल की उम्र के, तब आपको छोड़ दिया गया था किसी मदरसे में। उसके बाद से 60, 70, 80 साल आपने एक जुस्तजू के लिए मेहनत की और हमने फिर आपको ही कसूरवार ठहरा दिया कि भाई इन्हीं की वजह से ये सारा मसला है। तो ये 3-4 लोगों ने कहा, बार बार कहा हमसे कि भाई ये जो लोग हैं यही तो हमारा असासा है, यही तो हमारे एसेट हैं। अगर हम इनको नहीं एम्पावर कर सकते, अगर हम इनसे इस्तेफादा नहीं कर सकते, तो फिर हम किससे करेंगे? यही हमारे कौम के पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे पास जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं वो 3-4% हैं, वो है ही नहीं। बल्कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो आप में से हैं। हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी हम अभी इन्हीं मदरसों से निकल के आती हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में है ही नहीं मुसलमान लड़के लड़कियां। हम हमेशा उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमको रास्ता बताएंगे। तो अगर हमें जिम्मेदारी आपको देनी है, अगर हमें तवक्को आपसे ही है, अगर हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को दे रहे हैं, तो फिर हम आपके लिए क्या कर रहे हैं? मौलाना फिरोज़ आदिल साहब, ये मैं बहुत कई साल से मैं उनसे सुन रहा हूँ ये बात कि भाई आखिर ये जो हमारे ग्रेजुएट हैं इनको हम इस तरह की तालीम क्यों नहीं फराहम करते जिसकी उनको जुस्तजू है, जिस तालीम के वो की तलब है, जिनको जिसकी प्रिपरेशन वो कर चुके हैं। और जब हमने ये कोशिशें की तो पता चला कि वो 100% सही बात थी कि ये ऐसे लोग हैं जिनको जितनी आप तालीम फराहम करें उतने वो खुश होते हैं। नई ज़बान सिखाइए, खुश हैं। हमने जहाँ जहाँ कंप्यूटर सिखाया वहाँ पे सबसे ज़्यादा जुस्तजू हमको छोटे छोटे मदरसों में मिली, जहाँ लड़के बिल्कुल हुजूम खड़ा कर देते थे कंप्यूटर के सामने। 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमको भी नहीं आता था। तो जुस्तजू भी इतनी थी, मेहनत भी इतनी करने को तैयार थे, फिर हमने ये क्यों नहीं किया? इस वजह से जब मुजीब आए और मिसबा आए और उन्होंने ये बात कही कि भाई हमको एक ऐसी फेलोशिप शुरू करनी चाहिए जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो, तो सबसे ज़्यादा मैं खुश हुआ। मैंने जैसी प्रोफेसर कुंडू से कहा वो बड़े खुश हुए, शाहिद भाई से कहा, उन्होंने कहा हाँ ये तो मैं कब से कह रहा हूँ कि हमको करना चाहिए। तो ये फेलोशिप उस फिक्र और उस परेशानी का नतीजा है। और हम ये चाह रहे हैं कि इस फेलोशिप के ज़रिए हम ऐसा इदारा क़ायम करें जो वर्ल्ड क्लास हो। आप देखिए दुनिया भर में 3-4 जो बड़े फेलोशिप्स के साथ मैं वाबस्ता हूँ वो बता दूँ आपको। एक बहुत बड़ी फेलोशिप है जो लंदन बिजनेस स्कूल की होती है, वो ग्लोबल लीडर फेलोशिप कहते हैं उसको। उसमें आप ही की तरह के लोग, वो उसमें से कई एलमनाई जो हैं वो आजकल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं। वो 4 साल की फेलोशिप होती है। उसमें होता यही है जो अभी मुजीब ने आपको बताया, लेकिन वो लंदन बिजनेस स्कूल करता है। एक और बड़ी फेलोशिप है जो जर्मन गवर्नमेंट करती है, वो साल भर की, वो इंडियंस के लिए भी है वो खुली हुई। एक फेलोशिप है जिसमें मैं पढ़ाता भी हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी की यंग इंडिया फेलोशिप, 18 महीने की फेलोशिप। तो ऐसे हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जिससे हम महरूम हैं। तो हम क्यों नहीं कर पाए? अगर आप देखें तो हमने एक फेलोशिप देखी थी 1500 साल पहले। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें और तरबियत देखें जो उन्होंने सहाबा की, तो वो पूरा वही फेलोशिप प्रोग्राम है जिसकी आज बात मुजीब कर रहे हैं कि आपने चंद लोगों को जिनके पास और कुछ नहीं था सिवाय ईमान और दर्द के, उनको लेके अपने साथ बिठाया, उनसे बातें की, हर उस शोबे की जो ज़िंदगी में काम आती हैं, हर शोबे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थोड़ी सिर्फ नमाज रोज़े की बात की, उन्होंने हर चीज़ का जिक्र किया। और उस चंद अरसे में ऐसे लोगों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनमें से बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी भी तालीम हासिल की थी, ऐसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने फिर दुनिया की लीडरशिप संभाली कई 100 साल तक। वो एक फेलोशिप प्रोग्राम था। उसके बाद फिर हम देखते ही नहीं कि हमने कभी ऐसा किया है।
कोई भी मुसलमान मुल्क में या कोई भी माशरे में इस फेलोशिप को हमने फिर से उजागर किया ही नहीं। अब हम इतने सालों के बाद कर रहे हैं। मैं इनफरादी तौर पे तो बहुत खुश हूँ कि हमने ये शुरू किया। इज्तिमाई तौर पे इससे बड़ी तवक्को है, इससे बड़ी एक्सपेक्टेशन कि ये जो हमारा एक जो खाली हिस्सा है लीडरशिप का वो मुकम्मल हो, और वो वहाँ पे हम लोगों को पहुँचाएँ, लड़कों को, लड़कियों को, यंग उलमा को जिन्होंने ये तालीम हासिल की और जिनको हम फेलोज़ बनाएंगे। क्योंकि जो अब माहौल है हिंदुस्तान का, हम और आप लोग खुसूसन ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी, चाहे जितनी मुसीबतें आई आप पे, और 1857 के बाद बहुत मुसीबतें आई हमारे रिलीजियस इदारों में, लेकिन कभी आप लोगों की तरफ से हमने वो मायूसी नहीं देखी या हमने वो नफ़रत नहीं देखी जो अक्सर मुल्कों के साथ और मुल्क की गवर्नमेंट के साथ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ जाती, तो उमूमन हर मुल्क में जो नौजवान तबका होता है वो नाराज़ हो जाता है, वो बंदूकें उठा लेता है। आप कोई सा भी मुल्क देख लें, आप चाइना देख लें, आप अमेरिका देख लें, आप लैटिन अमेरिका देख लें, वहाँ पे वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। हमने नहीं देखा कोई, हालांकि इतनी मुसीबतें हैं, वो पिछले चंद दिनों से तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन वो आप लोगों ने तो हरगिज़ नहीं किया। वो अहमद फराज ने बड़ी अच्छी तरह कहा था। मैं वो आप लोग ही याद आते हैं जब मैं वो पढ़ता हूँ अहमद फराज की एक शेर, वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेर है कि मैं क्या करूँ मेरे खातिल, वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ मेरे खातिल न चाहने पर भी, मैं क्या करूँ मेरे खातिल न चाहने पर भी, तेरे लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है। यही हाल है हमारा कि हम न चाहते फिर भी, हम इतनी जुल्मतें सह कर भी, दुआ तो हमारी इसी कौम, इसी मुल्क के लिए निकलती है। तो वो ज़रूरी है कि हम इसी एहसास को इस सारी नई तालीम के साथ और मजबूत करें। क्योंकि एक और शायर ने कहा था कि न हम सफ़र न हम नशीं से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नशीं से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा मुझी से निकलेगा। शुक्रिया।